क्या कभी इस बात पर हैरानी नहीं होती कि कैसे टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट लोग जिनके पास शानदार डिग्रियां हैं वो जिंदगी भर बस अपनी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिलों से ही जूझते रहते हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो शायद स्कूल या कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके हैं, वो विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही अजीब विरोधाभास है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम रिच डैड पुअर डैड के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे विभिन्न लेखों और सारांशों के आधार पर। और हमारा मकसद सिर्फ इसके पन्नों को पलटना नहीं है। हम उन 6 मुख्य सबकों, मनोवैज्ञानिक बाधाओं और निवेश शुरू करने के व्यवहारिक कदमों को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। तो मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पर अब समझ आता है कि असली फर्क पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट में है जो इंसान पैसे के प्रति रखता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है। एक पारंपरिक स्कूल किसी भी इंसान को इतिहास, विज्ञान या गणित तो बहुत अच्छे से सिखाता है, लेकिन पैसे के बारे में पूरी तरह से खामोश रहता है। मतलब स्कूलिंग का पूरा ढांचा ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बेहतरीन और आज्ञाकारी कर्मचारी पैदा करें। एकदम सही। ऐसे लोग नहीं जो पैसे के काम करने के तरीके को समझते हों। नतीजा ये होता है कि लोग पढ़ाई पूरी करते हैं, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढते हैं और फिर जीवन भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं। और इस पूरी मानसिकता को जड़ से समझने के लिए हमें उस मशहूर कहानी से शुरुआत करनी होगी जो इस पूरी फिलॉसफी का आधार है, 2 पिताओं की कहानी। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में 2 बहुत ही अलग विचारों वाले पिता थे। बिल्कुल। एक उनके सगे पिता, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, इनके पास पीएचडी थी और उनका जीवन का सीधा सा मंत्र था कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी पालो। और वही दूसरी तरफ उनके अमीर डैड थे, जो असल में उनके दोस्त माइक के पिता थे। वो 8वीं कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे। लेकिन उनका नजरिया एकदम अलग था, है ना? हाँ। वो कहते थे कि पैसे की समझ विकसित करो। दिलचस्प बात यह है कि यही अमीर डैड थे जो आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। मतलब दोनों ही पिताओं ने जीवन भर कड़ी मेहनत की, दोनों ही ईमानदार थे, लेकिन उनके नजरिए ने उनके अंतिम परिणामों को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। एक पिता ने मरने के बाद अपने परिवार के लिए सिर्फ कर्ज छोड़ा और दूसरे ने एक विशाल साम्राज्य। ये विरोधाभास हमें किताब के पहले सबसे बड़े सबक की ओर ले जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन असल में अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो करते क्या हैं? यहीं पर इंसान की 2 सबसे शक्तिशाली भावनाएं खेल में आती हैं, डर और लालच। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इन्हीं 2 भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। महीने के अंत में बिल ना चुका पाने का डर। बिल्कुल। वो डर उन्हें हर सुबह उठकर नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है, और जब उन्हें वेतन मिलता है तो लालच या नई चीजें खरीदने की इच्छा उन पर हावी हो जाती है। हाँ, वो एक नई कार, बड़े टीवी या महंगे गैजेट्स के बारे में सोचने लगते हैं। और बस ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहा गया है। लोग अपना कीमती समय पैसे के लिए बेचते हैं, लेकिन अमीर लोग इस खेल को उलट देते हैं। वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। इस बात को साबित करने वाला एक बहुत ही मजेदार किस्सा है स्रोत सामग्री में। जब रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक केवल 9 साल के थे, तब उन्होंने अमीर बनने का फैसला किया। उन्होंने कहीं सुना था कि पैसा बनाना चाहिए। हाँ, वो टूथपेस्ट वाला वाकया। बिल्कुल। उन दोनों बच्चों ने अपने आस पड़ोस से इस्तेमाल की गई टूथपेस्ट की खाली ट्यूब्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उस जमाने में वो ट्यूब्स सीसे यानी लेड की बनती थी। दोनों ने उन ट्यूब्स को पिघलाया, सांचों में डाला और खुद के सिक्के ढालने लगे। तकनीकी रूप से वो सचमुच पैसा बना रहे थे। और जब अमीर डैड ने ये सब देखा तो उन्हें हंसी तो आई, लेकिन उन्होंने बच्चों को समझाया कि जो वो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। पर उनका तरीका गलत होते हुए भी उनकी सोच बिल्कुल सही दिशा में थी। एकदम सही। अमीर डैड ने उन्हें बताया कि आम लोग केवल वेतन का इंतजार करते हैं, लेकिन अमीर लोग सच में पैसा बनाते हैं, या यूं कहें कि वो पैसा पैदा करने वाले अवसर बनाते हैं। इसके लिए बस दिमाग की आंखों को खोलने की जरूरत होती है। लेकिन दिमाग की आंखें खुलेंगी कैसे? यहीं से दूसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सिद्धांत आता है, वित्तीय साक्षरता। हाँ, अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे फाइनेंशियल समझ हासिल करनी होगी, और इसका सबसे बुनियादी नियम बहुत ही सरल लगता है,
एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व के बीच का अंतर समझना। ये नियम सुनने में जितना आसान है, असल जिंदगी में इसे उतना ही ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूंगा कि एसेट वो चीज है जो बिना कुछ किए किसी व्यक्ति की जेब में पैसा डालती है, जैसे कि स्टॉक्स, किराए की प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट लायबिलिटी वो चीज है जो लगातार जेब से पैसा निकालती रहती है, जैसे कि लोन वाली कार या क्रेडिट कार्ड। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। बचपन से हमारे समाज में हमेशा यही सिखाया गया है कि अपना घर होना जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई एक घर खरीदने में लगा देते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। क्या ये कहना थोड़ा अजीब नहीं है कि अपना घर एक लायबिलिटी हो सकता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और यहीं सबसे ज्यादा लोग भ्रमित होते हैं। अगर कोई इंसान एक बड़ा घर खरीदता है और उसे अपना सबसे बड़ा एसेट मानता है, तो जरा इसके गणित पर गौर करते हैं। हाँ, गणित क्या कहता है? उस घर को खरीदने के लिए लिया गया भारी लोन, हर महीने जाने वाली EMI, उसका लगातार होने वाला रख रखाव, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिलकर लगातार उस इंसान की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। मतलब जब तक वो घर कोई आय उत्पन्न नहीं कर रहा है, बिल्कुल, जैसे कि उसे किराए पर ना दिया गया हो, तब तक वो कैश फ्लो के नजरिए से एक लायबिलिटी ही है। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती यही है। वो लायबिलिटीज को खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। अमीर लोग अपना सारा ध्यान सिर्फ एसेट कॉलम को बढ़ाने पर लगाते हैं। और जब उनके एसेट से होने वाली कमाई उनके जीवन जीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब वो असल मायनों में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। हाँ, ये मिडिल क्लास की साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा पहलू है। असल में लोग वो डोपामाइन हिट चाहते हैं जो अमीर दिखने से मिलता है। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें तुरंत अमीर महसूस कराएं, लेकिन अंदर ही अंदर वो और ज्यादा कर्ज में डूब रहे होते हैं। और अगर लोग असल में संपत्तियां नहीं खरीद रहे हैं, तो वो अपनी नौकरी से कमाया हुआ पैसा कहां डाल रहे हैं? ये सवाल तीसरे सबक की नींव रखता है। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नौकरी करता है, तो वो वास्तव में 3 अलग-अलग संस्थाओं के लिए काम कर रहा होता है। अपनी कंपनी के लिए, है ना? सबसे पहले तो कंपनी के मालिक या शेयरधारकों को अमीर बना रहा होता है। उसके बाद वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देता है। हाँ, और अंत में जो थोड़ा बहुत बच जाता है, उससे वो अपने घर या कार के लोन चुकाकर बैंक के लिए काम करता है। वो अपने खुद के एसेट कॉलम के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा होता। इसे समझाने के लिए मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का एक बहुत ही शानदार वाकया है किताब में। वो MBA क्लास वाला? हाँ, एक बार रे क्रॉक ऑस्टिन की एक यूनिवर्सिटी में MBA के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद वो छात्रों के साथ बियर पीने गए। वहां उन्होंने अचानक एक सवाल पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि मैं किस बिजनेस में हूँ? और जाहिर सी बात है, सभी छात्र हंसने लगे होंगे। बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये कैसा मजाक है। एक छात्र ने कह भी दिया कि दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बेचने के बिजनेस में हैं। तब रे क्रॉक ने जो जवाब दिया, उसने सबकी बोलती बंद कर दी होगी। उन्होंने कहा, मेरा असली व्यवसाय हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट है। ये सच में एक आंखें खोलने वाला मोमेंट है। हाँ, रे क्रॉक ने समझाया कि उनका पूरा ध्यान उन जमीनों और लोकेशंस पर होता था जहां मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स खोले जाते थे। जो व्यक्ति उस फ्रेंचाइजी को खरीदता था, वो असल में रे क्रॉक के लिए उस जमीन का पैसा चुका रहा होता था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक है और आम लोगों के लिए इसका सबक बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके हर कोई अपनी नौकरी छोड़ दे। नौकरी करना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना बेहद खतरनाक है। नौकरी के साथ साथ अपना खुद का एसेट कॉलम बनाना शुरू करना चाहिए। वही असली बिजनेस है। तो एसेट्स बनाना जरूरी है, लेकिन जैसे ही कोई इंसान थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगता है, उसके सामने एक और बड़ी दीवार आ खड़ी होती है, टैक्स। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब है ज्यादा टैक्स देना, लेकिन अमीर लोग इस सिस्टम को कैसे बाईपास करते हैं? यहीं पर चौथे सबक की एंट्री होती है, कॉरपोरेशंस यानी कंपनियों की ताकत। इसके लिए फाइनेंशियल IQ का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये कोई एक जादुई चीज नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग कौशलों का मिश्रण है। वो 4 कौशल क्या है? पहला है अकाउंटिंग यानी संख्याओं को पढ़ना, दूसरा है निवेश यानी पैसे से पैसा बनाना, तीसरा है मार्केटिंग और चौथा है कानून, टैक्स और कॉर्पोरेट नियमों की समझ। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कानूनी तौर पर कॉर्पोरेशंस का उपयोग करते हैं। इससे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं, एक आम नौकरी पेशा इंसान और एक कंपनी के टैक्स देने के तरीके में क्या फर्क है? ये फर्क ही सारी कहानी बदल देता है।
एक आम कर्मचारी पहले पैसे कमाता है, सरकार तुरंत उस पर टैक्स काट लेती है और फिर जो पैसा बचता है कर्मचारी उसे खर्च करता है। और कंपनी के मामले में एक कॉरपोरेशन का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। एक कंपनी पहले पैसे कमाती है, फिर वो अपने सारे व्यावसायिक खर्च करती है, जैसे कार खरीदना, यात्रा करना, और फिर अंत में जो पैसा बच जाता है केवल उसी पर टैक्स देती है। मतलब ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, बल्कि सिस्टम के नियमों का सही उपयोग है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना अनिवार्य है। और जब किसी के पास ये नॉलेज आ जाती है तो पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। फिर पैसा कोई भौतिक वस्तु नहीं रह जाता। ये 5वां सिद्धांत है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपने घर में नोट छापने की मशीन लगा लेते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ एक विचार है। सही कहा। और इसी आधार पर निवेशकों के 2 प्रकार होते हैं। पहले होते हैं पैकेज निवेशक, जो सीधे बने बनाए फंड में पैसा लगाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुरक्षित है। और दूसरे होते हैं पेशेवर निवेशक। ये वो लोग हैं जो ऐसे अवसर खोजते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। ये समझदार पेशेवरों के साथ काम करते हैं और सबसे खास बात, जब इनके पास खुद का पैसा नहीं होता तब भी ये पूंजी जुटाना जानते हैं। लेकिन एक पेशेवर निवेशक बनने के लिए लगातार नए कौशल सीखने की जरूरत होती है, जो हमें 6ठे सिद्धांत पर लाता है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। आज की पीढ़ी में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग केवल उस नौकरी के पीछे भागते हैं जहां वेतन सबसे ज्यादा हो, लेकिन लंबे समय में ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। इस पर किताब में एक बहुत ही प्रासंगिक वाक्य है। रॉबर्ट एक बार सिंगापुर में एक युवा महिला पत्रकार से मिले। वो एक बहुत ही शानदार लेखिका थी, लेकिन उसकी परेशानी ये थी कि उसकी किताबें बिक नहीं रही थीं। तो क्या सलाह मिली उसे? जब उसने समाधान पूछा तो उसे ये सलाह दी गई कि उसे जाकर सेल्स यानी बिक्री का एक कोर्स कर लेना चाहिए। और जाहिर है वो पत्रकार इस सलाह से बहुत आहत हुई होगी। बिल्कुल, उसे बहुत बुरा लगा। उसका तर्क था कि वो एक पेशेवर लेखिका है, उसे किसी सेल्स पर्सन की तरह दर दर जाकर चीजें बेचने की क्या जरूरत है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है, दुनिया भर में बेहतरीन टैलेंट वाले लोग भरे पड़े हैं जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। केवल एक अच्छा उत्पाद बनाना काफी नहीं है। अगर उस उत्पाद को बेचना या प्रमोट करना नहीं आता तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं रह जाता। और यही वजह है कि कम्युनिकेशन, सेल्स और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण कौशल माने जाते हैं। वेतन के बजाय इन कौशलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हमने 6 मुख्य सिद्धांतों पर गहराई से बात कर ली है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी है। लोग वित्तीय साक्षरता हासिल कर लेते हैं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? यहाँ बाधाओं को पार करने का कॉन्सेप्ट आता है। मुख्य रूप से 5 कारण हैं जो इंसान को पीछे खींचते हैं: डर, निराशावाद, आलसी, बुरी आदतें और अहंकार। इनमें से आलस्य का जो विश्लेषण है वो सच में आंखें खोलने वाला है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि आलसी वो है जो दिन भर सोफे पर लेटा रहता है, लेकिन आज के दौर में लोग अक्सर बहुत अधिक व्यस्त होने का दिखावा करके अपने आलस्य को छिपाते हैं। मतलब जो इंसान रैट रेस में है, जो हफ्ते में 60 घंटे काम कर रहा है, उसे आलसी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो अपनी नौकरी में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपनी गिरती हुई वित्तीय स्थिति का सामना ही नहीं करना चाहते। जब भी निवेश की बात आती है तो उनका जवाब होता है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। ये व्यस्तता वास्तव में दिमागी आलस्य है। और इस दिमागी आलस्य को दूर करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव की जरूरत होती है। वो शब्दों वाला बदलाव। हाँ, जब कोई कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, वो हार मान लेता है। लेकिन इसके बजाय अगर वो इंसान पूछे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो ये सवाल दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। ये आलस्य को खत्म करके दिमाग को सक्रिय करता है। इसके साथ ही एक और बड़ी बाधा है अहंकार। अहंकार के कारण अज्ञानता छिपती है। सवाल पूछकर कोई 2 मिनट के लिए मूर्ख बन सकता है, लेकिन ना पूछकर जीवन भर के लिए मूर्ख बन जाता है। तो अगर कोई इन सारी बाधाओं को पार कर लेता है तो शुरुआत कैसे की जाए? इसका सबसे पहला कदम है स्वयं को सबसे पहले वेतन दें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी का संदर्भ है ना? लेकिन जब महीने के अंत में इतने सारे बिल सामने खड़े हों तो कोई खुद को पहले भुगतान कैसे कर सकता है? यही आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। दुनिया और बिल वसूलने वालों के दबाव में आने से पहले अपनी बचत और निवेश का हिस्सा अलग करें।
वो दबाव इंसान को नई आय के स्रोत खोजने पर मजबूर करता है। और सीखने का पिरामिड भी बहुत जरूरी है, एक्टिव लर्निंग। हाँ, केवल पढ़ने या सुनने से 10 से 20% ही याद रहता है, लेकिन चर्चा करने और उसे वास्तविक जीवन में लागू करने से इंसान 90% तक सीख जाता है। एक और सलाह यह है कि हमेशा अपने ब्रोकर्स या पेशेवरों को अच्छा पैसा देना चाहिए। अच्छे वकील या अकाउंटेंट अपनी फीस से कहीं ज्यादा पैसा कमा कर देते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आय के 3 प्रकार होते हैं, अर्जित, पोर्टफोलियो और निष्क्रिय। और सबसे बड़ा लक्ष्य मेहनत की कमाई यानी अर्जित आय को पैसिव इनकम में बदलना है। निष्कर्ष यही है कि केवल ज्यादा मेहनत करना आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता नहीं है। असली कुंजी वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना और एक कर्मचारी की बजाय एक निवेशक की तरह सोचना है। ये ज्ञान इसलिए मूल्यवान है क्योंकि ये इस मिथक को तोड़ता है कि केवल डिग्रियां ही सफलता की गारंटी हैं। ये रोजमर्रा के वित्तीय निर्णयों को देखने का एक तार्किक नजरिया देता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आपको छोड़ते हैं। यदि पैसा वास्तव में सिर्फ एक विचार है और हमारी पूरी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से केवल अच्छे कर्मचारी पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है, तो समाज के ऐसे और कौन से स्थापित नियम हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मानते आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या ऐसी और भी मान्यताएं हैं जो असल में हमें जीवन भर इसी रैट रेस में फंसाए रखने के लिए ही बनाई गई हैं?